अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और बेसिकली स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट जो था वो दो साइंटिस्ट स्टर्न और गेर्लाच ने किया और इसका जो पर्पस था एक्सपेरिमेंट का वो ये शो करना था कि जो एटम है यानी इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और वो क्वांटाइज्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट बोहर समरफेल्ड की जो थ्योरी थी अ, जो एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो उसकी क्वांटाइजेशन को कंफर्म करने के लिए था। लेकिन फिर ये हुआ कि बाद में पता चला कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं बल्कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। जब लेटर ऑन जब स्पिन डिस्कवर हुआ तो पता चला कि स्पिन जो है ये उसको कंफर्म कर रहा है। तो इसके लिए जो हमने एटम यूज़ किए वो सिल्वर के एटम थे और सिल्वर में जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 47 होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास फर्स्ट 4 जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट 4 शेल में ये आते हैं एनर्जी लेवल्स पे और फिफ्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 5s में और वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी ये स्पिन अनकैंसल्ड होती है। बाकी सारे जो है वो स्पिन अप और स्पिन डाउन यानी एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स अप और डाउन के साथ स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। तो लास्ट जो आपके पास रहता है 5s शेल में सो 4 तक सारे शेल्स फिल होते हैं। जो 5s शेल है वो बेसिकली पार्शली फिल्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन या अप हो सकती है या स्पिन डाउन हो सकती है। तो इस तरह आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप मतलब बेसिकली ये समझ सकते हैं कि इस एटम में जो चीज़ इफेक्ट हो रही है वो सिर्फ ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बाकी चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है तो उनकी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है और ये एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है स्पेयर इसकी स्पिन जो है वो अनपेयर्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगा जैसे हम आगे देखेंगे। तो और ये भी याद रखिए कि जो एस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो ज़ीरो होता है। यानी जो एस शेल है उसके लिए फॉर एस शेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, सो फॉर एस शेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एस पी होता है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, ठीक है, और एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, इस तरह, ठीक है, सो ऑन। सो एस शेल में चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू 0 है। तो एक्चुअली तो ये एंगुलर मोमेंटम को ही देख रहा था और बाद में पता चला कि एंगुलर मोमेंटम तो एस शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होता है। तो हमें पता चला कि वो एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में उसकी वो एक्चुअली आपने कंफर्म किया है। ठीक, तो हमने एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है स्पिन उसको कंफर्म किया। ठीक हो गया। अब तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है कि आपके पास एक सिल्वर एटम्स हैं वेपर फॉर्म में। आपने उनको ओवन में गर्म किया हुआ है सो वो एक वेपर की फॉर्म में आपका सिल्वर एटम्स हैं अलग-अलग से। और फिर आपके पास क्या है, एक वी शेप मैग्नेट है और एक फोटोग्राफिक प्लेट है जो कि एज ए डिटेक्टर काम कर रही है जिसके ऊपर सिल्वर एटम जाके हिट करेंगे तो हम उनको देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला हुआ है। सो ये आपके पास ये आपका ओवन है जहाँ पर सिल्वर एटम हीट अप होंगे और वेपराइज होंगे और वो एक स्लिट में से गुजरेंगे जहाँ से सिल्वर एटम की बीम जो है वो आपके पास कॉलीमेट हो जाएगी, एक मतलब बीम की फॉर्म में आ जाएंगे सिल्वर एटम्स। तो उसके बाद ये आपके पास एक वी शेप्ड मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल देखें तो वो इस तरह मतलब उसकी शेप स्ट्रेट नहीं है, वो इस तरह की उसकी शेप है। अगर और जो साउथ पोल है उसकी शेप कुछ इस तरह की है। तो अगर आप इसको मतलब अगर 2D में मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह की इसकी शेप है तो let me create a page। सो ये जो हमारे पास
मैग्नेट है, इसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक ठीक हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर जो इसकी बिल्कुल नोक है, इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा यानी कि डेंस होंगी, और जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम डेंस होंगी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म, और इसका भी एक मकसद है कि हम नॉन यूनिफॉर्म क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म रखेंगे तो हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो नहीं लगेगी एटम्स पे जो इसके अंदर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद हमारी बीम जो है वो इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरती है। ठीक, और ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पर जाके हिट करती है, और फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ सर्टेन रिजल्ट हमारे पास आते हैं, उनको हम बाद में एनालाइज करते हैं। ठीक, तो आप देखें कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ना हो तो किस तरह का पैटर्न होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह के, जैसे सिल्वर एटम्स आ रहे हैं स्ट्रेट आके स्क्रीन को हिट कर दें तो एक लाइन बननी चाहिए बिल्कुल एक, क्योंकि कॉलीमेटेड बीम है, बेसिकली इस तरह की एक लाइन आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक, जीरो फील्ड पैटर्न में। और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू देखें तो ऐसा होना चाहिए कि जो सारे सिल्वर एटम्स आ रहे हैं वो एक इस तरह का पैटर्न बनाए स्क्रीन पे, कि यानी अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का हो, स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना रही हूँ एटम्स। ठीक, मतलब अगर अगर फील्ड नहीं है तो उनका पैटर्न क्या हो, बस बिल्कुल इस तरह इस पॉइंट पर थोड़े से एटम्स जिस पॉइंट पे जाके हिट कर रहे हैं ना उस पॉइंट थोड़े से एटम्स हों। अगर फील्ड है तो क्लासिकल मैकेनिकली ये हो कि एटम्स जो है वो मतलब इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हों, और वो एक जगह पर हिट ना हो बल्कि थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर हर जगह पर थोड़े थोड़े एटम्स आपके पास हों। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा है कि आपके पास जो एक्चुअल रिजल्ट भी था और जो क्वांटम मैकेनिकली रिजल्ट होना चाहिए वो ये कि दो आपके पास इस तरह स्पॉट्स आते हैं स्क्रीन पर जहाँ पर एटम्स हिट हो रहे हैं और बाकी जगहों पर एटम्स नहीं है। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट था। अब हम कुछ ये देख लें कि चूँकि हमारे पास एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, सो बाकी सारे ये तो न्यूक्लियस हो गया, और बाकी यहाँ नीचे वाले सारे शेल्स में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम सिंपल एल जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, सारे इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैंसिल हो रहे हैं अप स्पिन डाउन स्पिन के साथ। लेकिन जो ये लास्ट वाला 5 फिफ्थ मतलब n इज इक्वल टू 5 में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5s में, सो 5s में एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसकी स्पिन या तो अप होगी या फिर इसकी स्पिन जो है वो डाउन होगी। ठीक हो गया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर सर्कल में इस तरह मूव कर रहा है तो क्या होता है कि वो एक करंट लूप बना रहा है, और करंट लूप अगर वो बना रहा है तो उसके एक साइड पे करंट लूप के नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड पर साउथ पोल होगा, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। सो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। ठीक हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, और जब आपकी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसमें ये सिर्फ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, मतलब ये मतलब हो सकता है नॉर्थ पोल इस तरफ है साउथ पोल इस तरफ है और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन ये थी तो ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब अपनी थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा। लेकिन अगर आपकी फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा कि इस मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो हम अभी देखेंगे मैथमेटिकली। वो फोर्स जो है उसकी वजह से ये या अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा। ठीक हो गया, या अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, डिपेंड करता है कि उस मैग्नेटिक मोमेंट की जो ओरिएंटेशन है वो क्या है। ठीक, और बेसिकली अप और डाउन मूव करने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रिसेशन स्टार्ट कर देता है अपने ही अपने बेसिकली अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर में रख के, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह लगा रहे हैं तो ये जी एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर वो इस तरह प्रिसेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने स्पिनिंग टॉप देखा होगा जिसको हम लट्टू कहते हैं।
तो लट्टू जो है वो जब घूम रहा होता है तो आप देखो कि उसका जो एक्सिस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं होता, बल्कि वो एक्सिस भी थोड़ी सी प्रिसेशन कर रहा होता है, वो थोड़ा सा बेसिकली अपने ही एक्सिस की थोड़ा घूम रहा होता है। ठीक, अगर आप मतलब इंटरनेट पर सर्च करें प्रिसेशन क्या होता है तो आपको समझ आ जाएगी। सो इस तरह ये प्रिसेशन स्टार्ट कर देता है सच दैट इसका जो एक कंपोनेंट होता है जी एक्सिस वाला कंपोनेंट वो डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये प्रिसेशन कर रहा है तो आप देखो कि इससे आप एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि जेड कंपोनेंट कितना है। एक्स और वाई नहीं बता सकते, लेकिन जी कंपोनेंट के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो कितना है। तो जेड कंपोनेंट उसका जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और म्यू जेड जिसको हम कहते हैं, यानी तब मैग्नेटिक मोमेंट के उस कंपोनेंट को हम म्यू जेड बोलेंगे। तो इस तरह डिफ्लेक्शन होती है, प्रिसेशन स्टार्ट होती है, और जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये या तो अप जाता है और या फिर डाउन जाता है। ठीक हो गया। और ये देखिए इस तरह ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी कोई मतलब ये एक तो ये ओरिएंटेशन है। अच्छा, अब क्लासिकल मैकेनिकली पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। सो सिल्वर के एटम जो है वेपराइज होते हैं ओवन में इलेक्ट्रिकल मेथड से, और ये वेपराइज एटम जो है स्प्रे करते हैं इनको हम इंटरनल एक्सटर्नल वैक्यूम में थ्रू अ स्मॉल होल ऑफ ओवन, और ये एटम्स जो है वो नैरो बीम की फॉर्म में पास थ्रू होते हैं स्लिट से। इस स्लिट से पास होकर ये नैरो बीम बन जाती है, और ये नैरो बीम जो है वो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेट के उनमें से गुजरती है, और वो वी शेप पोल जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और वो फिर जाके फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करते हैं, और आपके पास जो है वो एक पैटर्न बनता है स्क्रीन पर जिसको आप बाद में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक हो गया। और सो हमें पता है कि जी एटम जो है वो इनका उनका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। बेसिकली वो एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से है ना। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मतलब उसके मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को हम एटम का मैग्नेटिक मोमेंट भी कह देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वजह से जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अब ऐसा एटम जिसमें के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस एटम के लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ना होता बल्कि दो होते, तो दोनों पेयर्ड होते ना, तो उस केस में इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता। ठीक, तो वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर आपको इसी तरह ये बता रहा है कि जो बीम है वो अगर विदाउट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ओवन में से स्ट्रेट पास होगी, और फोटोग्राफी प्लेट पे इस तरह का एक निशान होगा और कि यहाँ पर बेसिकली एटम्स ने हिट किया है। इसी तरह अगर आप यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप क्लासिकल रिजल्ट देखते हैं तो क्लासिकल रिजल्ट के मुताबिक होना ये चाहिए कि नॉर्मली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। सो इस तरह की अगर एक आपके पास बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की, नीचे कर लेते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह एक बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें तो होना ये चाहिए कि आपके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक, और उस फोर्स के अंडर उनको जितनी जितनी वो मतलब वो फोर्स ये करेगी कि उनको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मतलब ओरिएंट करने की कोशिश करेगी। अब जितना कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जितना वो उससे कुछ मतलब ज़्यादा थीटा उसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वो उससे उसकी डायरेक्शन में नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा उसके, उतना ज़्यादा उस पे फोर्स लगेगी कि वो उसके पैरेलल हो जाए। ठीक हो गया। यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे सच दैट दिस वेक्टर, मतलब अब इस वेक्टर को ओरिएंट करने की कोशिश करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी उतना ही वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और उस डिफ्लेक्शन की वजह से होना तो ये चाहिए क्लासिकल मैकेनिकली कि स्क्रीन पर जो जितना डिफ्लेक्ट हुआ है उस हिसाब से वो वहाँ पे जाके हिट करे, मतलब थोड़ा सा कोई थोड़ा सा हुआ है तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो वो यहाँ चला जाएगा, और ज़्यादा हुआ है तो यहाँ चला जाएगा। जितना ज़्यादा कोई रिफ्लेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा वो दूर जाके स्क्रीन पर हिट करेगा।
तो क्लासिकल मैकेनिकली एक स्क्रीन पर इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए और जो है वो आपके पास ये मतलब नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और होता ये है कि स्क्रीन पर आपके पास क्वांटम मैकेनिकली जो रिजल्ट ऑब्जर्व भी किए गए और जो एक्चुअली भी ट्रू हैं वो ये कि आपके पास स्क्रीन पर या तो आप आता है मतलब या तो एक ये वाला स्पॉट आता है और एक ये वाला स्पॉट आता है, यानी दो स्पॉट आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन रख रहा है और जब आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो या तो वो अप डायरेक्शन में हो रहा है और या डाउन डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये आपने यहाँ पर भी देखा कि ये देखिए, सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी वो या तो मतलब इस तरह होगा और उसकी 1/2 स्पिन होगी अप डायरेक्शन में, और या वो डाउन में होगा तो उसकी नेगेटिव 1/2 होगी स्पिन। ठीक हो गया। और ये आपकी जो है वो बता रहा है। सो इस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, जी डायरेक्शन में, और एस जी आपको ये बता रहा है कि ये उसकी उसका जी कंपोनेंट है स्पिन का। ठीक हो गया। तो और अगर आप इसका ये देखना चाहें कि √3/2 एच बार कहाँ से आया, तो ये सो ये बेसिकली आपका वेक्टर है, स्पिन वेक्टर। ठीक, ये स्पिन वेक्टर का जी कंपोनेंट है। ठीक, और स्पिन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है √3/2 एच बार। ये मैग्नीट्यूड कहाँ से आया? बेसिकली आप स्पिन को 1/2 होती है ना स्पिन, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा s + 1 √। सो यहाँ पे करके यहीं लिखा होगा। सो ये रहा s इज इक्वल टू s इंटू s+1, और s की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/2 + 1 अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 एच बार। सो ये आपके पास यानी स्पिन का मैग्नीट्यूड है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 1/2 z है या नेगेटिव 1/2 z है, और ये z कंपोनेंट जो है वो इसलिए कि बेसिकली ये मतलब एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन होता ये है कि जिस ओरिएंटेशन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस ओरिएंटेशन में आपके पास जो है वो जो आपका कंपोनेंट होता है स्पिन का वो डिफाइन हो जाता है, और बाकी के दो कंपोनेंट जो है वो रैंडम रहते हैं। ठीक है, वो आर्बिट्रेरी रहते हैं, और ये वाला कंपोनेंट जो है डिफाइन हो जाता है। तो या तो स्पिन इसके पैरेलल होती है या इसके एंटी पैरेलल होती है। तो इस तरह ये आपके पास दो स्पिन की डायरेक्शन आती हैं, एक 1/2 अप या फिर नेगेटिव 1/2 डाउन। ठीक है। सो ये तीन जो थी वो पॉसिबल मतलब ऑब्जर्वेशन थी। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स ट्रू मतलब अप्लाई होती यहाँ पे तो ये रिजल्ट आता, और अगर नॉर्मली तो ये रिजल्ट आना चाहिए जो कि आता भी है, और अगर क्वांटम मैकेनिकली ये सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो, और जो कि है भी, तो ये वाला रिजल्ट जो है हमारे पास आता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की 2 ओरिएंटेशन से हमें फिर ये पता चला कि एक्चुअली मतलब अगर 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं तो और सर्टेन और मतलब ये कि अगर हर एक ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, इस तरह सिर्फ 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन रखता है स्पेस में। ठीक हो गया, यानी एक उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही हो सकती है, और दो ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती हैं, और उनकी उसकी बाकी डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज़ क्वांटाइज्ड इन स्पेस, या इसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो चूज कर रहा है कि स्पेस में वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, यानी नॉट नॉट ओनली मतलब एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड बट स्पेस इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड। ठीक, तो ये हमारा है। अब अपन ये देख लेते हैं कि जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी। सो यहाँ पे उन्होंने वही बताया हुआ है कि सिल्वर एटम जो है उसका एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह हमने जो प्रॉपर्टीज़ मेजर की हैं वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की हैं, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो वो मतलब पेयर्ड हैं, और उनका उनका कोई हिस्सा नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट में। तो हमें ये पता चला कि इस तरह की स्पेस क्वांटाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज जो बीम है उसको वो पैरेलल और एंटी पैरेलल में स्प्लिट ना होती, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस एक जो है वो पैटर्न बनाती है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक, तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है U
जो कि थीटा पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बी, लेट से बी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जितना इससे ज़्यादा एंगल थीटा पे होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगी। और चूँकि इसकी नॉर्मल ये डायरेक्शन है और अब इस पे फोर्स लगकर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो जो इसके ऊपर काम होगा फोर्स की वजह से वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है यू ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, वो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस म्यू डॉट बी। ठीक, तो म्यू और बी का आपस में ही डॉट प्रोडक्ट है, यानी हम देखेंगे कि म्यू जो है वो बी की डायरेक्शन में कितना है। यही तो ना डॉट प्रोडक्ट, कि आप देखते हैं कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर की फॉर्म की डायरेक्शन में कितना उसकी डायरेक्शन में है। अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मतलब बिल्कुल 90 है, तो ये होगा कि वो दोनों वेक्टर जो है वो 90 हैं, तो एक वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो तब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, या उसके ऊपर आप देखोगे कि फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन अगर और कोई एंगल होता है तो आपके पास फोर्स लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो यू ऑफ थीटा जो है वो माइनस यू डॉट बी है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो और अच्छा, क्या मतलब आपको ये चीज़ भी पता ही होगी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बेसिकली, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है वो एक खुद से एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और एक टाइनी मैग्नेट जो है वो बड़े मैग्नेट के अंदर जाहिर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मैं बता। सो इसको आपने म्यू डॉट बी को जो है वो उसका लिख लिया, म्यू बी उनका मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉज ऑफ थीटा बिटवीन दम, और ये माइनस साइन है। और बेसिकली so magnetic field at central position has no x and y component when cellular atom in the beam move through v-shaped magnet. So y और z components जो है basically arbitrary रहते हैं। z चूँकि हमने z के along magnetic field apply की है, तो z के along ही आपके पास जो है वो मतलब स्पिन जो है वो डिफाइन होती है, या उसका जो z कंपोनेंट है वो डिफाइन होता है। सो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को z के लॉन्ग ले रहे हैं, x और y के लॉन्ग, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो देयरफॉर आप देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट को आप यू एक्स यू वाई यू जी लिखो, तो उनको जब आप बी जेड के साथ करोगे, तो चूँकि बी जेड नहीं है जी के लॉन्ग, सॉरी बी एक्स और वाई नहीं है, सिर्फ जी के लॉन्ग है, तो आप देखो बाकी दोनों कॉम्बिनेट जीरो हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा यू जी बी जी। ठीक, और चूँकि जी कंपोनेंट ही मैग्नेटिक मोमेंट का भी आता है, तो जी के लॉन्ग उसकी वो दोनों आपस में क्या होंगे, उनका मतलब थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, पैरेलल होंगे, या अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो थीटा जो है वो माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो या वो ज़ीरो होगा या 180 होगा। सो उस केस में ये कॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, सो यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और जो फोर्स लगेगी वो फोर्स जो है वो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो यहाँ पे z के अलॉन्ग है, सो z में मतलब बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डी यू बाई डी जी जो है वो हमारी एनर्जी होगी, फोर्स होगी। सो आप बेसिकली एनर्जी का डिफरेंशियल जो है वो फोर्स होती है ना, ये हम इससे पहले भी फेमिलियर हैं। तो एफ ऑफ जी जो है वो माइनस डी यू बाई डी जी होगा, यू ये है, तो या यहाँ से आपके पास यू जो है वो यू जी बाहर आ जाएगा, म्यू बेसिकली म्यू जी बाहर आ जाएगा, और डी बी बाई डी जी आ जाएगा। और ये डी बी बाई डी जी आपको क्या बता रहा है कि जितना ज़्यादा ये डिफरेंशियल होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, और ये डिफरेंशियल तभी होगा जब बी कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल होगी। तो इसलिए हमने जो हमारी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमने जो मैग्नेट यूज़ किए हैं उनकी उनकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने वेरी किया है, या उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हमने वेरिएबल रखा है, उनको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी। तो जितनी मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी ये कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उस पर बेसिकली डिपेंड नहीं करी। हाँ, ये कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड नहीं करी। हाँ, लेकिन उसमें कितनी वेरिएशन है, हाँ, कितना वो एक जगह पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और दूसरी जगह पर मतलब कम स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करी है। तो इस तरह हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो या तो अप या डाउन डायरेक्शन में जो है वो स्प्लिट अप हो जाती है, और
और ये स्प्लिटिंग जो है यानी ये स्प्लिटिंग ज़ाहिर है फोर्स की वजह से है और वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक हो गया। अब इससे जो हमने पहले भी देखा कि रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो ये कि अगर आपके एटम्स या इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो यकीनन एटम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी एग्जिस्ट करता है। अब वो प्रॉपर्टी ज़ाहिर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता था अगर एटम जो है वो सिल्वर ना होता, मतलब अगर सिल्वर एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एस शेल में है तो यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ये एंगुलर मोमेंटम तो हो नहीं सकता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो हो नहीं सकता। फिर ये जिस वजह से भी एटम जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं वो वो मतलब वो जो भी चीज़ है उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक, यानी हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एटम जो है वो जब एक लूप में मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक लूप में मूव कर रहा होता है, चार्ज है चूंकि लूप में मूव करेगा तो करंट डिफाइन होगा और उस करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक, म्यू म्यू। तो अब हमने देखा कि चूंकि एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो तो ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो ये जो भी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से तो नहीं हो सकता। तो फिर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है और ये स्प्लिट अप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स या एटम जो है टू उसमें स्प्लिट अप हो रहे हैं दो ओरिएंटेशंस में, एक अप और एक डाउन। तो फिर यकीनन ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से नहीं होगा, फिर एक और किस्म का एंगुलर मोमेंटम है एटम के पास और उस एंगुलर मोमेंटम को कहा गया कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और स्पिन की दो ही ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और ये इलेक्ट्रॉन की कहा गया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके पास ये स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जैसे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक मोमेंट है ना, उसी तरह यानी इसको हम कहते हैं म्यू एल कहते हैं। इस तरह जो स्पिन है यानी एक इलेक्ट्रॉन की, तो बेसिकली इस ये कहना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही गिर्द घूमता है, ये दुरुस्त नहीं है स्पिन के लिए। मोर एक्यूरेट इज़ कि आप स्पिन को इलेक्ट्रॉन की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझें। तो उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको हम म्यू एस कहते हैं। ठीक, तो फिर पता चला कि ये जो स्पिन है वो एक बेसिकली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये स्पिन के साथ एसोसिएटेड है। और ये कि जो स्पिन है वो क्वांटाइज्ड है नेचर में और उसकी दो ही डायरेक्शंस हैं या दो उसकी उसकी वैल्यूज़ हैं, वन हाफ और नेगेटिव वन हाफ। और फिज़िकल उसका मतलब ये कि जो हमारी स्पेस क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इन अदर वर्ड्स जो स्पिन है वो स्पेस में इट कैन चूज टू पॉइंट इन सर्टेन डायरेक्शन एंड नॉट टू पॉइंट इन सर्टेन अदर डायरेक्शंस। ठीक, तो इस तरह स्पेस क्वांटाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। तो आज हमने यही टॉपिक पढ़ना था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।